मैं कह रहा था कि बेसिकली हमारी बात ये हो रही थी कि सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है, कि जो हम शॉपिंग बैग की बात कर रहे थे उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, ठीक है। जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ज़रा यहाँ देखो वर्कशीट पे, तुम लोग को यहाँ से समझ में आएगा ज़्यादा। एक मिनट अंश, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ उसके बाद तुम्हारी बात सुनता हूँ। एक शॉपिंग बैग है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, लेकिन एक चौक है फॉर एग्जांपल, इसका सरफेस एरिया छोटा सा है। जब एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ लगेंगे तो इस पे ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो एयर इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी, जबकि इस पे जो है वो कोई एक फोर्स इतनी सी लगेगी। तो जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा, ठीक है, तो उस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी ना, तो वो ज़्यादा देर से नीचे आएगी। सरफेस एरिया छोटा होगा, उस पर कम फोर्स लगेगी, तो वो चीज़ कम देर से आए, वो चीज़ जल्दी आ जाएगी ना, कम देर से। मैं क्या बोलूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, कि फॉर अपवर्ड मोशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी इक्वल्स टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? कोई इसका जवाब दे सकता है कि फॉर अपवर्ड मोशन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? माइनस क्यों आ रहा है? एनीवन? वो ग्रेविटी की स्पीड को माइनस करेगा, मतलब उसको कम करेगा। सबसे पहली गलती तुमने कर दी इस बैच में, मैंने कहा था ग्रेविटी नहीं बोलते उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं, ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ। देखो, और किसी के पास कोई जवाब? सर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। कौन सी फोर्स? नहीं नहीं, अभी अभी आप रियल सिनेरियो नहीं समझो, अभी आप समझो हम फ्री फॉल पे बात कर रहे हैं। देखो हेडिंग फ्री फॉल की है ना, ठीक है। रियल सिनेरियो तो नीचे आएगा, मोशन ऑफ बॉडीज इन एयर रेजिस्टेंस। अभी हम फ्री फॉल की बात करेंगे। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट है, तो ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि स्मॉल जी कहलाता है, उसकी वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्यों? एनी आइडिया? क्योंकि वो ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। ये तो जवाब दे दिया ना, एक दो बच्चों ने भी दिया है। और कोई सबाहत? आई थिंक एक्सेलरेशन ग्रेविटी की फोर्स नहीं लगी तो ऊपर की फोर्स लग रही है, मतलब क्या कह रहे हो? अपवर्ड फोर्स लग रही है। ओनली अपवर्ड फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन का ग्रेविटी फोर्स नहीं लग रही है इसके ऊपर। नहीं ना, लग तो रही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसके अंदर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सिर्फ लग रही है, क्योंकि ये तो केस ही फ्री फोर्स ऑफ फॉल का। ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जितनी लग रही है उतनी अपवर्ड फोर्स लग रही है। अपवर्ड फोर्स नहीं लग रही ना यहाँ पे। फ्री फॉल में मैंने बताया ना कि यहाँ पर तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होती ना। ये तो वो केस है ना, फ्री फॉल का केस है ना। एयर रेजिस्टेंस तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एयर रेजिस्टेंस कब होगी? जब आपका रियल सिनेरियो होगा। यहाँ पर तो आइडियल सिनेरियो है ना, फ्री फॉल मोशन है। समझे? और कोई? नोबडी? खुबैब? थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करो, सोचो तो सही। मैं चाह रहा हूँ सोचो, अब मैं बोलता रहूंगा तुम हाँ करते रहोगे, बीच में कहीं भी मसला होगा बता नहीं पाओगे। जी अंश बोलिए, क्वेश्चन है आपका कोई, या जवाब देना चाहते हो कोई? नहीं सर, क्वेश्चन है एक। आप डील कर रहे हैं? कहाँ में, किस चीज में? मतलब क्वेश्चन के साथ अभी आप अबे यार, आप क्वेश्चन हम बता सकते हैं। बोलो बोलो भाई, मैं सवाल पूछा हूं तो सवाल पे सवाल पूछ रहे हो। पॉलिटिशियन वाला काम कर रहे हो तुम तो, चलो बोलो। सर देखें, अगर कोई चीज अगर वो गिरती है किसी हाइट से, तो वो अगर चीज लाइट होती है तो उस पे इतना एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता। अगर वो हैवी होती है तो लगता है। मतलब वो नीचे आ जाती है उसी एक्सेलरेशन के साथ। ये फर्क क्यों होता है सर? हैवी चीज पे नहीं लगता ना बाबू, क्या हो वेट गया? के साथ, वेट की वजह से। हैवी चीज पे का नहीं लगता, लाइट चीज पे लगता जी बिल्कुल बिल्कुल, तुमने उल्टा बोल दिया अंश। हैवी चीज पे तो एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगी ना। सिंपल सी बात है ना, एयर रेजिस्टेंस क्या है? फोर्स है ना। और वेट भी क्या है? फोर्स है। जो चीज इतनी भारी होगी वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेगी ना। जो चीज इतनी हल्की होगी वो ओवरकम नहीं कर पाएगी फोर्स को। सिंपल, ये तो सिंपल रीजन है ना। पर सर एटमॉस अभी एयर रेजिस्टेंस पे आएंगे, अभी जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसका जवाब दो, यहाँ वहाँ नहीं करो मुझे। ये हम करते थे बहुत स्टूडेंट लाइफ में, सवाल पे दूसरा सवाल सर दिया और वही टाइम आगे हो दोबारा गया। बताएं। हाँ,
अब मैं जवाब सवाल दे रहा दोबारा हूँ। बता। नहीं नहीं सर, वो मेरा मतलब ऐसा नहीं था मुझे, मेरा अरे मैं, मतलब सर ऐसा नहीं था। चलो मैं पहले जवाब तो ले लूं तुम लोग से, फिर सवाल करना ना। अच्छा, सवाल ये सर है मेरे भाइयों, सवाल ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फॉर अपवर्ड मोशन, एक उर्दू सलीस तर्जुमा कर देता हूँ मैं। फॉर अपवर्ड मोशन, जब एक कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, सही है, प्रवास कर रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, मनफी होती है, 10 - 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? और डाउनवर्ड मोशन में पॉजिटिव होती है। खुबैब आपने जवाब देना है? खुबैब, खुबैब साहब आपका हाथ देख लिया मैंने, आप जवाब दे सकते हैं? नहीं, गलती से उठी है, चलो कोई बात नहीं, मैं जवाब देता हूँ भाई, इसका सिंपल था, आ जाओ। अच्छा किया आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया, मुझे जवाब दिया, आई लाइक इट। गलत हो जाना मसला नहीं है भाई, सोचोगे तो सही होगा ना, सोचोगे नहीं तो जवाब ही नहीं दे पाओगे। जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको मैं दोबारा इनकरेज करूंगा कि भाई प्लीज कुछ भी कहें, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आप सोचेंगे तो फायदा होगा, जंग लग जाएगा वरना दिमाग को, ठीक है? देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर जा रहा है, एक हाइट पे जाके रुक गया, सही है, मैंने यहाँ से बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, यहाँ रुकी, यहाँ से पलटी वापसी, यही है ना, मैंने जमीन से हाथ से ऊपर बॉल फेंकी जोर से, बॉल ऊपर गई, एक हाइट तक गई, सर फॉर एग्जांपल 10 मीटर तक गई। जी खुबैब। सर मुझे सवाल पूछना था कि अगर भारी चीज हो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो तो वो स्पीड से गिरेगी कि स्लो? अब मैं समझा रहा हूँ, पहले ये सुन लो, फिर उसके बाद उस पर भी आते हैं। इसीलिए तो उस टाइम मैं पूछ रहा था तो तुमने जवाब ही नहीं दिया। एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी एक्सप्लेनेशन वरना रह जाएगी ना, इसके बाद जवाब देता हूँ तुम्हारी बात का। तुम कहीं नोट कर लो, यहाँ से बॉल हमने ऊपर को फेंकी, ठीक है, ऊपर जाएगी बॉल, एक जगह रुकेगी, रुक के वापसी आएगी, ये फिनोमेना सबने देखा है, लड़कों ने तो खास तौर पे देखा होगा, हवा में बॉल फेंकी है, कभी क्रिकेट खेला है, जोर से ऊपर फेंकते हैं ना प्रैक्टिस के वक्त। तो यहाँ से बॉल ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर वापसी आएगी, तो जब रुकी कोई चीज रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, है ना, एक चीज रेस्ट में आ गई ना, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? जीरो हो गई। यहाँ पर स्पीड हो गई भाई जीरो। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर कोई ना कोई स्पीड होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने जोर से फेंकी बॉल, 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ से जा रही है, फिर 9 हुई, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, अल्टिल जीरो हो गई। तो जो चीज जीरो की तरफ अप्रोच कर रही होती है, इसका मतलब वो कम हो रही है। ये बात सबको समझ में आती है ना? जो चीज जीरो की तरफ अप्रोच करी वो कम हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, फाइनल स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है? तो जब भी कभी आपकी v इज लेस देन u होता है, तो उस केस में a नेगेटिव होता है, हमने पीछे देखा है, डिसेलरेशन हो जाता है ना। जब भी इनिशियल स्पीड ज्यादा हो और फाइनल स्पीड कम हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो v जब आपका छोटा होगा और u जब आपका बड़ा होगा, तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? इस वजह से नेगेटिव होता है एक्सेलरेशन अपवर्ड मोशन में। डाउनवर्ड में क्या होगा? डाउनवर्ड में ये वेलोसिटी जीरो है, जो कि आपकी u है, और ये कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जहां पे आप रीच कर जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा भाई, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, जिसमें v माइनस यू जो है आपका पॉजिटिव होगा, तो इसलिए g जो है आपकी +10 होगी, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई? अंश, पहले तुमसे पहले खुबैब का सवाल है, पहले मुझे बताओ इसके अंदर कोई सवाल है या नहीं है? नो। हाँ सर, रिपीट कर दें ये। बहुत जबरदस्त यार, जबरदस्त। तो अभी क्या हुआ था भाई, सुना नहीं था? सर आवाज बहुत कट रही थी आपकी। यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, इतना लंबा रिपीट करूंगा वक्त बहुत ज़ाया होगा। अंश, एक काम करो कि तुम रिकॉर्डिंग सुनो, ठीक है? जब सुन लो ना, उसके बाद कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम बहुत ज़ाया होगा इसमें ना, इट वुड बी अनफेयर विद देम, ठीक है? ओके। डोंट माइंड यार, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आगे भी पढ़ना है ना, सिर्फ यही चैप्टर थोड़ी पढ़ना है। नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक। ओके, मुझे अलग से मैसेज कर देना, आई विल क्लियर योर क्वेरी। ईशा, यार मुझे एक्चुअल तो नहीं पता, लेकिन सर उजैर कह रहे थे कि शायद आई गेस 25 अगस्त तक शायद खोल दें, हालांकि गवर्नमेंट ने तो 15 सितंबर तक का है, लेकिन हो सकता है उससे पहले ही खोल देना, ठीक है?
अब वो कंफर्म करता हूँ सर, उधर से भी बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। वैसे यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? खुबैर तुम्हारा कोई सवाल था, तुम आ जाओ, अब बताओ। जी सर, मैं पूछा था अगर कोई भारी चीज फेंके और उसका सरफेस एरिया बड़ा हो तो स्पीड से गिरेगी। अच्छा, ये सवाल अच्छा है यार। भारी चीज फेंकी क्योंकि वेट ज्यादा है, ठीक है। सरफेस एरिया बड़ा है तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी यार। वो उसका फिर पता है क्या सीन होगा, उस वो बहुत स्पीड से भी नहीं गिरेगी और बहुत स्लो भी नहीं गिरेगी, उसकी बड़ी एक एवरेज स्पीड होगी। क्योंकि उसका वेट ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा तेजी से मूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमें पता है जो चीज का वेट ज्यादा होता है उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होता है। और क्योंकि उस पे उसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसलिए उसकी एयर रेजिस्टेंस भी बड़ी हो जाएगी उसके ऊपर। तो उसकी एवरेज स्पीड होगी, उसकी बहुत हाई स्पीड भी नहीं होगी, बहुत लो स्पीड भी नहीं होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है जी कि सर, समझ कौन गया। सी चीज ज्यादा है, फोर्स ज्यादा, उसका वेट ज्यादा है या उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर इन दोनों में से सरफेस एरिया की वैल्यू डोमिनेटिंग है तो फिर वो थोड़ी सी स्लो गिरेगी, बिल्कुल स्लो नहीं, थोड़ी स्लो, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में थोड़ी स्लो गिरेगी। लेकिन अगर उसकी वेट ज्यादा है उसके सरफेस एरिया के मुकाबले में, तो फिर क्या होगा, वो फास्टली मूव करेगी, लेकिन बहुत फास्ट नहीं करेगी क्योंकि सरफेस एरिया भी बड़ा है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई सर क्वेश्चन? फ्री सर फॉल में समझ तो में आ गया। वो एक ही स्पीड हाँ निकलेगी ना। हाँ, फ्री फॉल में तो एक ही होगी, ये इसने तो एक्चुअल केस का पूछा है ना। नहीं सर, मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था तो यूट्यूब में, जिसमें हम्म एक कमरे से ग्रेविटी और एयर सॉरी एयर रेजिस्टेंस और पूरी निकाल ली गई थी। हम्म। और ये बर्ड का फर होता है ना, और है ना का एक भारी चीज फेंकी गई थी, तो दोनों एक ही टाइम पे गिरी थी। तो वो निकाल दिया होगा ना उसमें से, एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब निकाल के वैक्यूम क्रिएट कर जी दिया जी होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस जी, केस वो में ऐसे ही है ना। रेजिस्टेंस। मैंने शुरू में कहा था ना कि ये सिर्फ वैक्यूम में है, आम जिंदगी में नहीं होता ऐसा ना। जब एयर होगी तो एयर अपनी रेजिस्टेंस तो शो करेगी, हमेशा करेगी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है भाई? तो यानी कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर है सब। तो हम चलते हैं मोशन ऑन ऑब्जेक्ट्स विद एयर रेजिस्टेंस। मोशन ऑफ बॉडीज एंड एयर रेजिस्टेंस। अब क्या है भाई, अब एयर रेजिस्टेंस की बात करते थे। एयर रेजिस्टेंस हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। इट ऑलवेज ओपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक सबको समझ में आती है बात कि भाई ओपोज करेगी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, नेचुरल सी बात है, रेजिस्टेंस है तो ओपोज करेगी, सपोर्ट थोड़ी करेगी। दूसरी चीज, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट तेजी से गिर रहा होगा ना तो ये भी अपनी वैल्यू बढ़ा देगी, क्योंकि ये सेल्फ ओपोजिंग फोर्स है ना। जो चीज जितनी तेजी से गिरेगी ना उस पर इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो स्लो गिरेगी उस पर यह वैल्यू भी कम रखेगी, ये रेजिस्टेंस भी। तीसरी चीज, इट इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज क्यों? क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, है ना। जितना छोटा साइज होगा उतना कम उसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है। ये तो बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बारे में किस किस को पता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि टर्मिनल वेलोसिटी की। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आता है बच्चों को, लेकिन आ जाता है तो फिर भूलते नहीं है। मुझे याद था और भूल गया। तुम्हें याद था खुबैब? सर ये स्कूल में समझाया गया था पैराशूट का एग्जांपल देके। बिल्कुल, पैराशूट की एग्जांपल, मैं भी यहाँ पे पैराशूट की हम्म। एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं पैराट्रूपर की। एक पैराट्रूपर है, वो जो है वो समझो उसने पैराशूट पहना और उस वो हेलीकॉप्टर से या प्लेन से उसने जंप कर लिया, सही है। जब उसने जंप किया तो उस वक्त तक उसने पैराशूट अपना ओपन नहीं किया होता, ठीक है। तो उस मोमेंट पे क्या होता है, उस मोमेंट पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से गिर रहा होता है। चलो थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं यार को। भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर वो प्लेन से गिरा, नीचे को आया, ठीक है। ये अभी क्या हो रहा है, अभी इसने पैराशूट ओपन नहीं किया, ओपन नहीं किया तो इसका वेट जो है वो डोमिनेटिंग है एयर रेजिस्टेंस पे। बहुत एयर आ रही होगी, सही है, वो अपोज करने की कोशिश करेगी, लेकिन शुरू में क्या होता है, शुरू में एयर आराम से आती है ना, वेट पहले डोमिनेटिंग करता है तो ऑब्जेक्ट वेट की वजह से नीचे गिरना शुरू होता है। फिर एयर रेजिस्टेंस आती है, थोड़ी देर बाद एयर रेजिस्टेंस डोमिनेटिंग हो जाती है, एयर इतनी सारी जमा हो जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट पे लगेगी। जब ऑब्जेक्ट पे लगेगी तो ऑब्जेक्ट रुकना शुरू हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, तो क्या होगा, वेट विल बी लेस देन एयर रेजिस्टेंस,
तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर रहना शुरू होगा। फिर आप क्या करोगे, आप खोल दोगे पैराशूट। जब पैराशूट खोल दोगे तो पहले एयर रेजिस्टेंस एक एरो से आ रही थी, अब एयर रेजिस्टेंस इतने सारे एरो से आ रही है, क्योंकि आपका जो मैन है जिसने जंप किया है उसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना। क्यों? क्योंकि वो खुद तो इसके नीचे लगा हुआ है, लेकिन ये पूरा पैराशूट मिलके एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, पूरी एयर इस पे आ रही है। तो क्या हो गया, इतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस हो गई कि ऑब्जेक्ट जो है वो अब नीचे गिर ही नहीं रहा, हवा में ही रुका हुआ है। ठीक है। फिर एक टाइम आएगा, क्या होगा भाई, उस टाइम पे वेट और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारे वेट भी तो नीचे अप्लाई करेगा ना, पैराशूट का भी जो वेट होगा, पैराशूट का वेट, और वो जो पर्सन होगा, जो पैराट्रूपर होगा, उसका वेट, उन दोनों की आपस में एयर रेजिस्टेंस हो जाएगी फाइट। तो एयर रेजिस्टेंस वो जब इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट, आदमी जो है वो बहुत स्मूथ वेलोसिटी के साथ नीचे आराम आराम से उतर रहा होगा। वो कब होगा, उस पॉइंट पे होगा जब W विल बी इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस। शुरू में क्या होगा, वेट विल बी ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस, तो अब आदमी फौरन से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इतनी सारी हवा आ जाएगी प्रेशर से कि वो नीचे गिर ही नहीं रहा होगा, ऊपर रहेगा। फिर वो अपना खोल देगा पैराशूट। पैराशूट खोलेगा तो इतनी ज्यादा एयर आ जाएगी पैराशूट में कि सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा और एयर रेजिस्टेंस विल डोमिनेट वेट। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंटरेक्शन होगा एयर रेजिस्टेंस और वेट का, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद W विल बी इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, यानी कि एयर रेजिस्टेंस और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि अब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट पे जितनी ऊपर फोर्स लग रही है उतनी ही नीचे फोर्स लग रही है। तो क्या होगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगती है ना, बैलेंस फोर्स क्या होती है, जितनी एक साइड पे फोर्स लग रही है उतनी ही दूसरी साइड पे फोर्स लग रही हो, तो ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है, जीरो एक्सीलरेशन रखता है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी इसकी कांस्टेंट और एक्सीलरेशन इसका हो जाएगा जीरो। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। अंश ने हाथ उठाया, अंश बताइए क्यों उठाया आपने हाथ, बताइए। सर जब ये पैराशूट खोलेगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जिसकी हम्म, वजह से हमारी एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो तो जाएगी, ऐसा क्यों होगा सर? एयर रेजिस्टेंस एयर ज्यादा आ जाएगी उसके अंदर। अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले, रुको, यहाँ देखो ना, यहाँ पर एग्जांपल मैंने कहाँ दी थी, शीट नंबर 25 पे दी होगी शायद। मैंने कहा था ना, देखो बुलेट, ये वो है चौक है, चौक पे क्योंकि सरफेस एरिया छोटा है तो एयर का बस एक कॉलम लग रहा है। यहाँ पर क्या है, ये शॉपिंग बैग है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सरफेस एरिया, तो एयर हर हर जगह से आ रही है, तो 5-6 एरो आ गए एयर के फोर्स के। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगी, जितना छोटा एरिया होगा उतनी कम एयर रेजिस्टेंस लगेगी। एयर रेजिस्टेंस बेसिकली फोर्स है ना। ठीक है। और ये जब वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो उधर टर्मिनल वेलोसिटी हमारी अक्कर होगी। हाँ, जब वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे ना थोड़ी देर बाद, तो होगा क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। और जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखा होगा पैराशूट आराम आराम से लैंड कर रहा होता है बिल्कुल आखिर में आके। शुरू में क्या होता है, पहले बंदा जोर से नीचे गिरता है, जैसे ही वो पैराशूट खोलता है तो इतनी एयर आ जाती है कि वो एक जर्क लेके ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा हवा में थोड़ा सा ऊपर होता है, टेढ़ा होता है, उसके बाद वो नॉर्मल बिल्कुल सीधा हो जाता है। क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब बिल्कुल बैलेंस हो जाती है ना ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स, यानी कि एयर रेजिस्टेंस और वेट बैलेंस हो जाता है, वेट होगा नीचे की तरफ, एयर रेजिस्टेंस होगी ऊपर की तरफ, जब आपस में फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो बंदा है, जो पैराट्रूपर है, वो बहुत आराम आराम से स्लो मूविंग में नीचे आके लैंड कर जाएगा। वो लैंड तभी तो करता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आना शुरू होता है और एक वो मोमेंट पे आके लैंड कर जाता है, वरना तो जोर से गिर जाए नीचे, है ना, अगर वो पैराशूट ना खोले और बैलेंस ना हो फोर्स तो इस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी अकर हो जाती है जिस पॉइंट पे वेट और रेजिस्टेंस बैलेंस होते हैं। आप जब भी डेफिनेशन लिखोगे ना, आप कहोगे terminal velocity is that value of velocity या that constant velocity at which the weight of the object is becomes equal to the air resistance। ठीक है। इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्री फॉल का केस नहीं है। फ्री फॉल में हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल g इक्वल्स टू 10। यहाँ तो नहीं है 10, यहाँ तो जीरो हो गया, क्योंकि ये रियल केस है, एयर रेजिस्टेंस वाला केस है, तो यहाँ जीरो हो सकता है। ऐसा पॉइंट हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाला स्मॉल जी जीरो होगा। वो कब होगा, जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस हो जाए, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? हमारा टाइम भी हो गया।
हम थोड़ी सी डिटेल इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया टर्मिनल वेलोसिटी का, इसका ग्राफ भी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एनी क्वेश्चन अंटिल नाउ? नो? चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।